बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन के मैदान में खड़े हैं तो हम लोग उस रैली का हिस्सा बने हैं जो हमारी आदिवासियों की अपनी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारे संवैधानिक अधिकार, हक और अधिकार को बचाने के लिए है, आदिवासियत को बचाने के लिए है, आदिवासियत में सेंधमारी करने वालों को चेतावनी देने के लिए है। और आज से मौके में आपको मैं हुल जोहार करके मैं अभिनंदन करती हूँ। संथाली शब्द है हुल, हुल का मतलब है क्रांति और जोहार हमारा अभिनंदन है। तो इसलिए हुल जोहार, हुल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आज गढ़वा जिले के जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो यहाँ पर इस मैदान में उपस्थित हुए हैं, सबका मंच पे आके बोलना जरूरी नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप उस आंदोलन के हिस्सा बन गए हैं जो इस हमारी आदिवासियत को बचाने के लिए जरूरी है। दुनिया देख रही है, सरकारें देख रही है कि आदिवासी आज कैसे एकजुट हो गया है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन को सिर्फ नारा नहीं, उसको अपने आदिवासी जीवन दर्शन का आधार बनाया। और जिन अंग्रेजों के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, उन अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने घुटने टेकवाए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज जो वो है, ये अंग्रेज भी समझ गए कि दुनिया के लोग हमारे साथ समझौता कर लेंगे, मगर एक आदिवासी समाज ही है जो लगातार हमसे लड़ेगा और समझौता कभी नहीं करेगा, सर नहीं झुकाएगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो लड़ेगा, वीर गति को प्राप्त करेगा, मगर हमसे समझौता नहीं करेगा। 17वीं शताब्दी से हमारे तिलका मांझी ने जो हुंकार लगाई, वो हमारे 1871-72 में जब तिलक आई, जो उसमें अमर शहीद वीर बुधु भगत की अगुवाई में वहाँ से कोल विद्रोह शुरू हुआ था, वो आज हमारे पलामू तक भी पहुँची थी। यहाँ पर भी हमारे जो पूर्वज वीर शहीद रहे, वीर पुरुष रहे, जो पूर्वज रहे हमारे नीलांबर पीतांबर और हमारे मेदनी राय जो चेरो समाज से थे, उन लोगों ने भी, और कोल्हान में वीर पोटोहो के अगुवाई में जो है वहाँ पर आंदोलन हुआ। अंग्रेज हक्के बक्के हो गए कि आदिवासी समाज किस तरह का समाज है जो कभी भी हमारे बातों को नहीं मानने के लिए तैयार होता है। वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जब संथाल परगना में हुल विद्रोह हुआ तो उन्होंने CNSPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन किया। और उसके बाद जब कोल्हान में जब विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने विल्किंसन रूल जो है ज़मीन संबंधी कानून बनाया। और 19वीं शताब्दी के आखिर में, शुरुआत में जब बिरसा मुंडा जी की शहादत हुई, उन्होंने भी 24 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसके बाद 1908 में CNT एक्ट बना। 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया
और 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने उसी बात को दोहराते हुए कहा कि देश में चलने वाला कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं चलेगा, यहाँ आदिवासियों का स्वशासन चलता है। ये हमारे पूर्वजों के बदौलत हुआ। हमने क्या किया? उन्होंने जंगल बचाया, उन्होंने खेत बनाया, उन्होंने गांव बसाए, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई और हमारे जो पढ़ा व्यवस्था, हमारे जो ढोकलोसोर, हमारे जो माझी बरगनाथ, मानकी मुंडा और इस तरह की जो परंपराएं हमारे समाज में अशिक्षा के दौर में हमारे पूर्वजों ने जो बनाई, तैयार की, समाज को अनुशासन में संचालित किया, वो नशे में डूबे हुए लोग नहीं कर सकते थे, वो लोग क्रांति नहीं कर सकते थे। और ये जो आज हमारे ऊपर ये ठप्पा लगाया जाता है कि आदिवासी जो है नशे में डूबा रहता है, तो जान लीजिए मैंने किताबों में जो भी पढ़ा है उससे मुझे यही समझ में आया है कि ये षड्यंत्र के तौर पे हुआ है। और यही हमारा जो हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज को इतना संभाल के रखा, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका जो किया हुआ उसको आगे बढ़ाएं और अपने समाज को संभालें, उसकी रक्षा करें और उसका हक अधिकार जिसको संविधान भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारे जो रूढ़िजन्य परंपराओं को, हमारे जो जमीन संबंधी कानूनों को जो मान्यता दी गई है, जगह दी गई है, और अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची जिसमें झारखंड राज्य भी आता है, और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची जो हमारे पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो राज्य आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो प्रावधान भारतीय संविधान ने हमारे स्वशासन के लिए दिया है कि आदिवासी इसकी परंपरा, संस्कृति, धर्म, ऐतिहासिकता इसकी सब अलग है। आदिवासी इस देश का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडेय काटजू जी ने भी कहा है कि बाकी लोग तो सब बाहर से आए हैं, आदिवासी ही इस देश का असली मालिक है। और इसीलिए हम लोगों को अपनी ये महती भूमिका समझनी होगी कि किस तरह से हम लोग अपने समाज को आज के युग में, जब अशिक्षा के युग में हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ संघर्ष किया, आज भी हमारे सामने संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ऊपर होने वाले हमलों को, अपने प्रति होने वाले षड्यंत्र का कैसे मुंह तोड़ जवाब दें। आज कुर्मी जो दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी थे और हैं, अब बन के दिखाएंगे। तो जैसे मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कैसे बनेंगे, किसी आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना होगा भाई। हमारे कुर्मी भाइयों को, महतो भाइयों को इस बात को समझना होगा कि आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। वो इतिहास बनाता है, वो रचता है वो इतिहास, और उसके बदौलत वो आज भी खड़ा है। वो षड्यंत्र की बात करते हैं कि 1913 में तो नोटिफिकेशन जो निकला था, वो असल में नोटिफिकेशन भारतीय उत्तराधिकार कानून में से छूट दिए जाने की बात थी। अंग्रेज जो बाहर से आए थे, जिन्होंने देखा कि कुर्मी भी अन्य आदिवासियों के साथ में रहते हैं, तो उन्होंने उनको भी लिस्ट में डाल दिया। मगर कुर्मियों के जो पूर्वज ईमानदारी में रहे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हमको निकालिए। तो दोबारा नोटिफिकेशन 1914 में निकला और उनको निकाल दिया गया। ये वो एक गलती थी जिसको वो लहराते रहते हैं उस नोटिफिकेशन को। और जबकि 1910 में जब संथाल परगना का जब जनगणना का रिपोर्ट आया था,
तो उसमें स्पष्ट रूप से कुर्मियों को खेतीहर और चरवाहा समुदाय बताया गया था। और उसके बाद जो 1913 में गलती हुई सुधार दिया गया उसको, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 1921 में जब जनगणना का रिपोर्ट आता है तो कुर्मीय, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर उनकी जनगणना होती है। ये है इनका इतिहास, ये है इनकी पृष्ठभूमि। और इसी तरह से 1931 में भी जब उड़ीसा और बिहार का जो संयुक्त रिपोर्ट आया जनगणना का, तब 2 आदिवासियों के इंपीरियल टेबल लिखे गए, बनाए गए, जिसमें हम सभी आदिवासी जो आज यहाँ पर खड़े हैं और झारखंड भर में और देश भर में हैं, उन सब का नाम था, लिस्ट में थे 2 टेबल। और सिर्फ कुर्मियों को खेतीहर समुदाय के रूप में ही, कृषक समुदाय के रूप में दर्शाया गया। और 1938 में फिर से नोटिफिकेशन निकला कि एससी और एसटी का, आदिवासी और दलित समाज का, तो उसमें भी ये कहीं नज़र नहीं आए। जब हम इन सब तथ्यों से इनको काउंटर करते हैं तो ये फिर आज़ादी के बाद के षड्यंत्र की बात करते हैं, बोलते हैं आज़ादी के बाद हमारे साथ गड़बड़ी हुई। तो आज़ादी के बाद इनके जो सर्वमान्य नेता रहे विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने बिरसा मुंडा जी के नाम से समाज की स्थापना नहीं की, उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना अपने समाज के उत्थान के लिए की। और इस तरह से जब उनके अपने लोग ही इस बात को एक तरह से खारिज कर देते हैं, आदिवासी होने की बात को, तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी, समय बहुत हो गया है, मैं कुछ गूढ़ बातों को बताना चाहूँगी कि 1996 में आप लोगों को पता है पेशा कानून का प्रारूप तैयार होके पार्लियामेंट हाउस के पटल में रखा गया था। और उस प्रारूप में ये बातें हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस समय सदन में मौजूद 2 सांसद, कुर्मी सांसद शैलेंद्र महतो जी और राम टहल चौधरी जी ने इसका कड़ा विरोध किया कि इस तरह की बातें, इस तरह की व्यवस्थाएं हमें स्वीकार नहीं है, और वो लोग कोर्ट तक चले गए। मगर जब झारखंड बना 2000 में और इन्होंने देखा कि 5वीं अनुसूची का दर्जा उसको मिल गया, तो फिर इनको समझ में आ गया कि एक आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। तो राजनीति से प्रेरित होके और इस बात से, इस भावना से भी प्रेरित होके कि कल तक जिनको हम लोग कोल भुरंग कुकुर अपने से निचला पिछड़ा समझते रहे और व्यवहार करते रहे, आज वो राजनीतिक रूप से हमारे से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट एक आदिवासी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और यहीं से इनकी मांग शुरू हुई, 2001 से जो शुरू हुई। तो फिर 2004 में जब TRI का रिपोर्ट जब भारत सरकार को भेजा गया तो उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, क्योंकि 1955 में काका कालेकर कमेटी के जो मानक और जो 1965 में जो लोकर कमेटी के मानक के आधार पे ये कहीं भी खरे नहीं उतर रहे थे। ना उनमें आदिवासी वो आदिम लक्षण रहे, ना वो संकोच रहा है, और ना ही वो आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 19वीं शताब्दी से 1894 से जो महाअधिवेशन, कुर्मी क्षत्रिय महाअधिवेशन करने वाले क्या शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, हो सकते हैं क्या? जो अधिवेशन इतने बड़े बड़े, जिसमें आपके रेडी कप्पू हर दिशा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, आपके आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हो, तो उनका आप जो जीवन का स्तर समझ सकते हैं। ऐसे लोगों का जब बात आता है
तब ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं। जो बात ये माझी महतो भाई भाई की कहते हैं ना, वो असल में उसका जो खुलासा मेरे सामने तो अभी हाल में ही हुआ है। किताब मेरे हाथ में लगी जिसमें उनके स्वजातीय ही जो इंद्रदेव सिंह जो हैं लेखक ने ये लिखा है कि 17वीं शताब्दी में मध्य भारत से मुगलों के मुसलमानों के आतंक से बचने के लिए इन लोगों ने झारखंड में प्रवेश किया और संताली लोगों ने इनको अपना मौसेरा भाई बता के इनकी जान बचाई, इनको शरण दिया और इनको बसाया, इनको खेत दिए, इनको जीवन यापन का आधार दिया। और जब 1994 में एक अधिवेशन में हजारीबाग के धर्मनाथ चौधरी ने क्या कहा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि अर्धमानवों के साथ, मतलब जंगलियों के साथ, आदिवासियों के साथ रहते हुए हमारे समाज में नैतिक पतन की शुरुआत हो गई थी। इसीलिए जो है कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। तो इस तरह का जो इनकी पृष्ठभूमि रही है, इनके लोगों का व्यवहार और विचार हमारे प्रति रहा है, आज वो हमारे भाई हमारे साथ रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, मगर ये इनकी 2011 से तो इनके प्रयास चल रहे हैं, मगर जो कहते हैं ना कि असलियत छिपाए नहीं छिपती। आपका 2013 की बात है, जब मैं मंत्री थी तो मेरे पास एक बात आई कि रामगढ़ के किसी महतो भाई ने वहाँ के कोर्ट में ये रिट पिटिशन दायर किया कि आदिवासी 26% है और बाकी सदान वर्ग 74% है, तो ये 5वीं अनुसूची का आदिवासी बहुल राज्य कैसे। तो ये बात हमारे पास आई और उसमें बहुत सारी बातें थी, तो हमने उसको क्वॉश करवाया, खारिज करवाया, मैं और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, क्योंकि उससे बहुत सारे जो हमारे सीट्स में भी गड़बड़ियाँ होती, डी शेड्यूल के भी होती, वो एक हमने फौरी तौर पे किया। मगर ये तथ्य है, जो बात ये आज ये बोलता है डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो ऐतिहासिकता ही जो हमारा मूल जो आधार है कि ये आदिवासी का राज रहा है, आदिवासी का क्षेत्र रहा है, अनुसूचित क्षेत्र रहा है, इसको कोई इस हकीकत को बदल नहीं सकता। इसलिए 5वीं अनुसूची का दर्जा भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। और जो इस तरह का इनका दावा है, हम लोग ने जो 2000 जब इनके सारे दावे संवैधानिक प्रक्रिया में जब खारिज होते चले गए, तब जब आखिर में 2 फरवरी 2022 को जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो मोराबादी रांची में है, वहाँ के तत्कालीन निदेशक के द्वारा ये टिप्पणी की गई कि बार बार जो कार्मिक राजभाषा सुधार प्रशासनिक विभाग जो ये अद्यतन रिपोर्ट मांगता है इनके लिए, तो उन्होंने लिख दिया उसमें कि 2004 का जो रिपोर्ट है वही मान्य है, क्योंकि 15-20 साल में कोई सामाजिक भिन्नताएं नहीं आ सकती हैं। और इसीलिए तब से ये लोग असंवैधानिक जो अपना तौर तरीका अपने हथकंडे पे उतर आए और 20 सितंबर 2022 से इन्होंने अनिश्चितकालीन जो रेल रोको का कार्यक्रम जो इन्होंने शुरू किया, अनिश्चितकालीन वैसे 5-6 दिन में ही टूट गया, वार्ता के लिए बुलाया गया। और उसी साल इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में भी अपना PIL दर्ज किया था, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। जैसे कि भाई बोल रहे थे कि कोर्ट इसके लिए सक्षम नहीं है, किसी भी जाति को शामिल करना या निकालने के लिए कोर्ट के पास अधिकार नहीं है, उसके जो सीमा क्षेत्र से बाहर की बात है। और
जो 2023 में फिर से तब हम लोगों ने इसका एक दिन का ही सही, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि ये कुछ गलत हो रहा है, भारत सरकार भी जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इनके ऊपर। रेलवे एक्ट के तहत तो पटरी पे भी बैठना एक जुर्म है, जिसके तहत भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए हमने 12 अप्रैल 2023 में एक महारैली का जो गठन किया था, आदिवासी आक्रोश रैली, जिसमें झारखंड भर से, हमारे यहाँ से भी, गढ़वा से भी ज़रूर गए होंगे लोग और शामिल हुए थे। और हमने हुंकार उसी समय भी भरी थी कि हमारे इलाके में, सेंधमारी में करने में जो भी आएगा हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तब से ये बोलने लगे कि ये विरोध क्यों करते हैं हमारा, हम तो सरकार से मांग रहे हैं। तो हम भी सरकार को ही जता रहे हैं ना, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम उनको बोल रहे हैं कि इनके फर्जी अगर दबाव में भी आके अगर कुछ भी हमारे खिलाफ आप गलत करते हैं तो उसके लिए, परिणाम के लिए भी भुगतने के लिए सरकारों को भी तैयार रहना होगा, खबरदार। और 2023 में भी इन्होंने 20 सितंबर को फिर से अनिश्चितकालीन जो रेल रोको डहर छेको का जो कार्यक्रम का ऐलान किया था, तो 19 सितंबर को जानकारी मिली मुझे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि रेलवे मंत्रालय ट्रेन कैंसिल और डाइवर्ट कर रही है। तो हमने फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सवाल किया भारत सरकार से कि वो तो अपनी मांग रख रहे हैं, मगर आप उनको व्यवस्था क्यों दे रहे हैं, आप उनके सहभागी बन रहे हैं उनके कार्यक्रम में। तो हम वो नहीं होने देंगे जो मणिपुर में हुआ। मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर के हाई कोर्ट ने मैती समाज के लोगों को आदिवासी दर्जा देने का जो सिफारिश की थी, उसके बाद जो वहाँ पर हिंसा भड़की थी, हमने कहा हम वो दोहराने नहीं देंगे, हम यहाँ कड़ा विरोध करेंगे। और जो है अभी तक हम संवैधानिक तौर तरीके पे हैं, असंवैधानिक तौर पे हम तो जाएंगे नहीं, मगर अगले साल जो चुनाव है उसमें आप लोगों को हम इसका जवाब, माकूल जवाब हम ज़रूर देंगे। और उसके बाद हमने देखा कि 9 बजे तक मैंने और मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा, हम लोग सिर्फ 2 व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उसके बाद ऐसा निशाना हमने केंद्र सरकार के ऊपर साधा कि 9 साढ़े 9 बजे तक रांची सदर के जो एसडीओ, चांडिल के एसडीओ और जमशेदपुर और धनबाद के एसडीओ जो रूट में पड़ते थे, उनके तरफ से चिट्ठी निकली कि महतो कुर्मी समाज के अगुवाओं को परिशांति भंग करने के उसमें अंदेशे में इनको हिरासत में लिया जाता है और इनके जो साथी हैं उनको भी हिरासत में लिया जाता है। और इनका एक दिन का ही रहा, अनिश्चितकालीन एक दिन का ही रहा। 2024 तो हमारा चुनावी वर्ष रहा, 2025 में भी जब इन्होंने ऐलान किया तो हमने इस बार पहले से जाके डीआरएम ऑफिस में, मुख्यमंत्री के यहाँ, डीसी के यहाँ, हमने राज्यपाल के यहाँ भी ये जो है ज्ञापन डाला कि इस तरह का असंवैधानिक जो लोकतांत्रिक जो तौर तरीका है उसका हम विरोध करते हैं। और इस बात को सरकार को भी तो समझना चाहिए कि रेलवे एक इतना बड़ा सेक्टर है जो गांव-गांव तक पहुंचता है और वो छोटी जेब से बड़ी जेब के लोगों के लिए एक साधन है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। वो क्यों कर राजस्व की हानि सह रहा है। और ये जो है सब हमने उस बात को भी दोहराया कि षड्यंत्र की बू आती है इसमें से, और इसलिए हमने देखा कि इस बार भी इनका एक दिन का ही रहा। और इसी तरह से हम लोगों को अपना जो विरोध है लगातार बनाए रखना है, अपने प्रति षड्यंत्र जो है उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कुर्मी को जो है हम लोग बनने नहीं देंगे, ये बात स्पष्ट है। मगर मैं कुछ और बातें, महत्वपूर्ण बातें हमारे समाज के प्रति जो हो रहे षड्यंत्र के बारे में मैं यहाँ आज इस मंच से बताना चाहूँगी।
1994 में, वैसे तो 1925 में ही जब विश्व हिंदू परिषद का जो गठन हुआ था, तब से आदिवासी समाज के ऊपर उनकी नज़र रही। पहले तो इन्होंने हमारे जो बहुत ही बेसिक जो हम सुनते हैं कि देवी कुमारी, स्कूल में हमारे समाज के लोग जब अपनी बच्चियों को नामांकन करने ले जाते थे तो पिता किसी भी समुदाय से हो, आदिवासी समुदाय से, बच्ची का नाम कुमारी और वोटर आईडी में देवी। अब आप बताइए, जब तक आप उसके पति का नाम नहीं जान ले या बच्ची के पिता का नाम नहीं जान ले, क्या आप जान पाएंगे कि वो किस समाज से है? नहीं ना। तो वहाँ पर तो ये होता ही है। इसके अलावा जनगणना में भी इसका जो है बहुत बड़ा खेल होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि हर 10 साल में जो जनगणना का काम होता है ना, आपका 2001 में झारखंड का मैं बताना चाहूँगी कि 27.6 आदिवासियों की गिनती हुई और उसके 10 साल बाद जब 2011 में जब जनगणना हुई तो उसका रिपोर्ट आया 26.4। अब सबकी जनगणना, दूसरों की आबादी बढ़ रही है, 74 हो रहे हैं, 75 भी हो जाएंगे या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे और आदिवासी ही घट रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो ये है सरकारी आंकड़े। सरकारी आंकड़े, हमारी आबादी कितनी है, हम लोग कितने हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं, मगर सरकारी आंकड़ों के द्वारा जो खेल हो रहा है हमारे प्रति, ये मैं बताना चाहती हूँ बहुत गंभीर मामला है। और 2011 में मैंने इसका विरोध भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सेंसस कमीशन जो है वो भी सुन ले कि हम लोग आदिवासी इस आंकड़ों से सहमत नहीं हैं। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि 1994 में आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। वहाँ पर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का एजेंडा जो बनता है उसमें एजेंडा नंबर 1 है आदिवासियत को ख़त्म करना, एजेंडा नंबर 2 था संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। और उसके ठीक 20 साल बाद 2014 में जब नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, याद कीजिए सबसे पहले चर्च पे हमला शुरू हुआ, 2015 में मुसलमानों पे हमला शुरू हुआ और 2016 में सरना सनातनी एक है। ये विश्व हिंदू परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन जो मेरे ही अपने गृह जिला जो गुमला है वहाँ पर हुआ था। हमने इसका कड़ा विरोध किया, मगर बावजूद इसके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत झारखंड आके ये घोषणा करके जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? इतनी परेशानी है हम लोगों से, अलग से कॉलम कोड क्यों? मतलब कि जनगणना में जो हमारा आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो कॉलम कोड था, जिसमें हमारे हर राज्य का आंकड़ा बनता है, जनगणना का देश का आंकड़ा बनता है, उससे इनको परेशानी रही। और इसीलिए हम क्या पाते हैं कि 2020 में जो जनगणना का काम शुरू होने वाला था उसका हमको मिल गया खाका, जिसमें हम देखते हैं कि जनगणना के प्रपत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बाद 7वें नंबर में आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो कॉलम कोड था उसको हटा दिया गया। वो तो कोविड के चलते नहीं हुआ, मगर हमने 2022 में ही हमारी तत्कालीन राज्यपाल माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये ज्ञापन सौंपा कि जिस तरह से हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया है वो पुनर्स्थापित हो, वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, वो हमारे संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है।
इसलिए वो हम उसकी मांग करते हैं वापस पाने की। और द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस बात पे अपनी मुहर लगाई कि निश्चित रूप से जो अलग अलग कोर्ट कॉलम की मांग जो हमारे आदिवासी भाई लोग, गोंड, भील और बाकी सभी समुदाय के सरना धर्म को भी मानने वाले लोग करते रहे हैं, तो अलग अलग होने से बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने मुझे खुद ही जानकारी दी कि हमारे संथाल समाज में भी सरना धर्म, सारी धर्म, विभिन्न धर्म की भी मांग अलग अलग कोर्ट की होती है, तो ये तो संभव नहीं है। और 2021 में जो गृह मंत्रालय भारत सरकार में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वहाँ मैं गई हूँ। पहले मार्च के महीने में 15 मार्च में, और उसके बाद दूसरी बार 23 जून के। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से हमने इस बात को रखा और मांग की। 2 घंटे तक हमारी वार्ता चली और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पे आगे बात रखेंगे। मगर जब 2-3 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो दोबारा समय लेके मैं फिर से उनके ऑफिस में गई और फिर उनसे हमने वही बात दोहराई। बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग परेशान क्यों होते हैं, धर्म पे आधारित जनगणना अब नहीं होगी। मगर बेचारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर वो भूल गए कि फॉर्मेट में क्या है। उन्होंने कहा मैडम जी और इनके जो साथ में आए हैं इन लोगों को फॉर्मेट की कॉपीज़ दो। तो हाउस लिस्टिंग और सेंसस का जो फॉर्मेट हमारे हाथ में आया तो हमने पलट के देखा और तुरंत उनको कहा कि देखिए आप बोल रहे थे धर्म पे आधारित नहीं होगा, तो 7वें नंबर में आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का कॉलम कोड कहाँ चला गया। तो उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि डिजिटल होगा मैडम, मतलब A फॉर आदिवासी, तो जो भी आदिवासी लिखना चाहें। और अभी आप लोग गौर कीजिए, याद कीजिए कि अभी जातीय जनगणना की जो बातें आ रही है उसमें डिजिटल सेंसस रिपोर्ट बनाने की भी बात आई है उसमें। तो उस समय जो बोला था तो मैंने कहा था ये तो आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं, आधिकारिक रूप से पत्र भेजेंगे तब मानेंगे कि डिजिटल जो जनगणना होगी वो एक मायने रखेगा। तो इस तरह का जो है खेल हो रहा है। और 2023 में, उसके बाद हम लोग 2023 में हमने क्या देखा कि जैक बोर्ड के द्वारा जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए अपलोड हुई, उसमें 5वीं अनुसूची के राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिख बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए कॉलम कोड नहीं था। 8वीं कक्षा के ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की मैं बात बता रही हूँ। मुझे जैसे पता चला मैंने जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. महतो को फ़ोन लगाया तो उन्होंने क्या कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है मैडम, हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा डॉक्टर महतो आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बताना वस्तुस्थिति क्या है, कि ये राज्य किस तरह का है, और अगर आदिवासी ही बच्चों के लिए अगर यहाँ कॉलम कोड नहीं बनता है, उनके अधिकारों से वंचित किया जाता, तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने सचिव पे ठेल दिया, सचिव से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया, मगर पता किया तो जब तक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो मेरे पिताजी ने देश भर के आदिवासियों को एकजुट होने के लिए गठन किया 1967-68 में, ये देश भर का सबसे पुराना आदिवासी संगठन है और पूरे देश के 29 राज्यों में संचालित है। मैं झारखंड में इसकी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ। तो मैंने हमारे संगठन की तरफ से जब जैक ऑफिस का जब घेराव हुआ तब जाके उन्हीं बिंदुओं पर जो मैंने उनको बताया था, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली, भारत सरकार, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भेजी दिल्ली,
तब जाके ये हुआ। तो आप देख लीजिए कि किस तरह का खेल हम लोग के साथ में चल रहा है। आश्वासन मिला, हमने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा, मगर अभी तक जो है वो कॉलम कोड ही नहीं मिला है, तो छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को कहाँ से मिलेगी। मतलब जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सरकार बाकी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जैन बच्चों को दे रही है, वो झारखंड में हमारे ही अपने बच्चों को नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा क्या अन्याय अपराध हो सकता है। मतलब कि देश का मालिक कहलाए जाने वाला देश का नागरिक भी नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और इतना बड़ा षड्यंत्र हम लोग के खिलाफ चल रहा है। हम लोग को